24 अक्टूबर को आईटीबीपी का गठन हुआ। 24 अक्टूबर 1962 को 8 बटालियन थी, जो 8 बटालियन से 9 बॉर्डर गार्डिंग बटालियन हो गई, 4 आपकी स्पेशलिस्ट बटालियन हो गई। आईटीबीपी का उस टाइम का जो रोल एनवर्साइज किया गया, ये गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स थी। एज ए कमांडेंट मैंने श्रीनगर से लेकर और जोजिला पास से आगे गुमरी जगह है, वहाँ तक का एरिया सैनिटाइज करने की जिम्मेवारी मुझे थी। चितकुल जाते हैं, वहाँ लिखा होता है कि आखिरी चाय की दुकान, आखिरी जो है अंडे की दुकान। अभी पहली बार ये सोचा जा रहा है और ये विचार है कि पहला गांव। Welcome viewers to another episode of Fauji Days, and this is our first episode with an officer from the CAPFs, the Central Armed Police Forces. Today we have with us the IG of ITBP, Mr. Ishwar Singh Duhan, and he's currently commanding the BTC of the ITBP, and we'll ask him some questions in general about the ITBP, its role. So welcome sir, without any delay we'll get into it. थैंक यू वेरी मच। आईटीबीपी का जो गठन है वो जब हिंदुस्तान और चीन की लड़ाई चली हुई थी, उस दौरान पे ये आवश्यकता हुई कि आईटीबीपी जैसी फोर्स की आवश्यकता है हमें बॉर्डर गार्डिंग के लिए और एक गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस फोर्स के लिए। तो 24 अक्टूबर को आईटीबीपी का गठन हुआ, 24 अक्टूबर 1962 को। और इसका बेसिक पर्पज़ उस टाइम पे ये फोर्स का गठन एज ए गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स के रूप में हुआ, जिसमें हमें जहाज़ से हम कैसे नीचे लैंड कर सकते हैं, पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग दी गई और इंटेलिजेंस गैदरिंग करने की ट्रेनिंग दी गई। और उस समय हमारी शुरुआत में 4 बटालियन रेज हुई और उन बटालियन को ट्रेनिंग करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, जिसको मैं अभी कमांड कर रहा हूँ, ये 14 नवंबर 1962 को करेरा मध्य प्रदेश में रेज हुआ। और करेरा में उस टाइम पे मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल आर्म्ड फोर्स की यूनिट थी और उसको कमांड करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस काडर का ही एक अधिकारी W.A. गिब्सन, जो कि एंग्लो इंडियन अधिकारी था और सागर का जो ट्रेनिंग सेंटर था उसको कमांड करने का उनका अनुभव था। तो जो आईटीबीपी की जो ट्रेनिंग शुरुआत हुई और इस तरह से इथोस आईटीबीपी की ट्रेनिंग का हुआ कि ये विश्व में सबसे बेहतरीन हमने गुरिल्ला फोर्स तैयार करनी है। और उसके लिए उस समय में जो भी बेहतरीन ट्रेनिंग थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको देखा गया और सबसे टफ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ करेरा में बनाया गया। और इस फोर्स को अमेरिकन वेपन शुरुआत में उपलब्ध कराए गए जी सर, और उन वेपन से और इंस्ट्रक्टर्स की मदद से इस आईटीबीपी की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। और उस समय में 44 हफ्ते का जवानों का ट्रेनिंग होता था और उसके उपरांत 12 सप्ताह का एडवांस कोर्स होता था, और जिसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसको टूटू एस्टेब्लिशमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसकी भी जो है सेवाओं का इस्तेमाल किया गया। और हमारे जो जवान हैं ट्रेनिंग होने के उपरांत वो चक्राता में गए और हाफलोंग में भी गए। तो जहाँ जहाँ भी जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ सबसे अच्छी उपलब्ध थी, उसकी हमने ट्रेनिंग करवाई। और उसमें डेमोलिशन के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया, किस तरह के आप बम को निष्क्रिय कर सकते हैं, किस तरह से किसी इलाके में जाके अब अपना जो डेमोलिशन का इस्तेमाल करते हुए अपने इलाके को दुश्मन से बचा सकते हैं और दुश्मन के इलाके को दुश्मन से कट ऑफ कर सकते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई। और जब आईटीबीपी का उस टाइम का जो रोल एनवर्साइज किया गया, ये गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स थी। और इस बल के साथ में और भी बल गठित हुए, जैसे एसएसबी है, एसएफएफ है, एआरसी है। तो और धीरे धीरे जब बल की रिक्वायरमेंट गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस फोर्स के रूप में नहीं रही,
तो 70s में ये बल प्योर तौर पे बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटीज़ के लिए काम करने लग गया। और उसके बाद में क्योंकि सेल्फ कंटेन्ड बटालियंस थी, उस समय जब बॉर्डर गार्डिंग रोल में आ गई तो उसकी आवश्यकता नहीं रही और फिर इसका रीस्ट्रक्चरिंग किया गया 77 से लेकर 78 तक। और रीस्ट्रक्चरिंग में जब इसकी 8 बटालियन थी तो 8 बटालियन से 9 बटालियन की गई और उसकी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट करने के लिए 4 बटालियनों का गठन और किया गया, जिसमें सप्लाई एंड सर्विस ग्रुप जो कि अभी वर्तमान में दिल्ली के पास में स्थित है, और सपोर्ट बटालियन जो कि आपके आर्म्स एम्यूनिशन को प्रोक्योर करता है, साथ में जवानों के आर्म्स के लिए ट्रेनिंग भी उस समय में देता था। टेलीकम्युनिकेशन बटालियन जो कि आईटीबीपी के सिग्नल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए था, और ट्रांसपोर्ट बटालियन जो कि चंडीगढ़ में उसकी रेजिंग की गई, जो गाड़ियों की प्रोक्योरमेंट, ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट और ड्राइवर्स की कार्डर मैनेजमेंट, इसी तरह से एनिमल ट्रांसपोर्ट की भी कार्डर मैनेजमेंट और मैकेनिकल की ट्रेनिंग और हमारे जितने भी गाड़ियां हैं उनका मेंटेनेंस करने की जिम्मेवारी इस बटालियन को दी गई। तो जो हमारे पास 9 बटालियनें थी, 9 बटालियनों से हमने 8 बटालियनें थी, जो 8 बटालियन से 9 बॉर्डर गार्डिंग बटालियन हो गई, 4 आपकी स्पेशलिस्ट बटालियन हो गई, और उसके साथ में हमारे ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ से शिफ्ट कर दिए गए और बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में कुल्लू में गए हम। और जो हमारा स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग सेंटर था उसको मसूरी में शिफ्ट किया गया, क्योंकि बॉर्डर गार्डिंग रोल था। तो ये देखा गया, उस समय में सोचा गया कि आईटीबीपी क्योंकि एक माउंटेन फोर्स हमने बनानी है, तो हमारा जो ट्रेनिंग भी माउंटेन में ही होनी चाहिए। और इस तरह से आईटीबीपी की 9 बटालियनें 78 में पूर्ण तौर पे जो है वो डिप्लॉय हो गई और हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स बन गए। बीएस आईटीबीपी एकेडमी उस समय में हडसा के नाम से जानी जाती थी, हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सर्वाइवल एकेडमी, और उसकी जो टैक विंग कम्बैट विंग के नाम से जानी जाती थी वो मसूरी में ही थी, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग थी और एक विंटर क्राफ्ट विंग थी जो आज की डेट में माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है, और वो ओली में थी। तो इस तरह से बल का ये बॉर्डर गार्डिंग रोल में पूरी तरह से सक्षमता से ये ड्यूटी करने लगी, और धीरे धीरे जो है ये एक बटालियन और उसमें शामिल हुई। और 1987 इस बल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक समय था, जब बल को माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कलर प्रेजेंटेशन किया, और वो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के प्रांगण में ही 1987 में किया गया। और साथ ही इस बल की 12 बटालियनें नई रेजिंग करने का जो है वो अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें 6 बटालियन बॉर्डर गार्डिंग की और 6 बटालियनें पंजाब में बैंक सिक्योरिटी की। और जो ही जो उग्रवाद का दौर ख़त्म हुआ और पंजाब में पुनः डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो काम करने शुरू हुए, तो आईटीबीपी की रिक्वायरमेंट नहीं समझी गई। अभी जो बैंक की सिक्योरिटी है वो बैंक के गार्ड्स और प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से वो लोग करते हैं, और आईटीबीपी की जब पंजाब में रिक्वायरमेंट नहीं रही तो हमारी ये 6 बटालियनें ये जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय हुई, और आज की डेट में आईटीबीपी की 60 बटालियनें हुई हैं। बढ़िया सर। आईटीबीपी क्लियरली बहुत प्रोफेशनल फोर्स है, और पर ये जो आईटीबीपी की रेजिंग थी इसको बहुत साल हो गए हैं, और उस टाइम में चीज़ें चेंज हो गई हैं, बॉर्डर्स पे सिचुएशन चेंज हो गई है, और इसको माइंड में रखते और चेंजिंग वर्ल्ड की सिचुएशन को माइंड में रखते आईटीबीपी के और क्या रोल्स इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम? जो आईटीबीपी का जो शुरुआत का रोल तो मैंने आपको बताया। हाँ जी सर। उसके बाद जब बॉर्डर गार्डिंग का रोल हुआ तो उसमें एक कमेटी बनाएगी
कि आईटीबीपी की ड्यूटी किस तरह की होगी। और उस टाइम तक बॉर्डर सिक्योरिटी जो पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर के लिए बीएसएफ ऑलरेडी बीएसएफ की रेजिंग हो गई थी। बीएसएफ 65 में रेज हुआ है 1 दिसंबर हाँ जी सर। 1965 को। तो उसी तरह की ड्यूटीज़ जो है वो आईटीबीपी के लिए इन्वेसाज की गई, जिसमें कि आप बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, बॉर्डर मैनेजमेंट करना शांति काल में, और उसके साथ में जो पॉपुलेशन उसके आसपास रहती है उसमें जो है कॉन्फिडेंस पैदा करना, सिक्योरिटी की भावना पैदा करना। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम ड्यूटी करते हैं। तो जो भी भारत सरकार को जो भी ड्यूटीज़ उनके जो जहन में आती है वो ड्यूटी करने के लिए ये बल पूरी तरह से सक्षम है। बट मूलतः ये हमारा जो सबसे डिफ़िकल्ट बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर 3488 किलोमीटर का है ये, और ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी से शुरू होकर आपका हिमाचल से होता हुआ, उत्तराखंड से होता हुआ, और फिर सिक्किम और अरुणाचल, हाँ जी सर। ये 5 स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरी को हम देखते हैं। और ये टोटल सीमा 3488 किलोमीटर है, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सीमा है। हाँ जी। हिमालयन को पहले एक बहुत बड़ा बैरियर माना जाता था कि हिमालय है तो वहाँ से कोई दुश्मन आ नहीं सकता। हाँ जी सर। हिमालय इटसेल्फ इज ए बैरियर। यस सर। बट जो ही तिब्बत जो है वो चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड हुआ, तो इस बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान को थ्रेट आ गई है, और उसको जो है पर्सनली मैन करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में इतना जो बॉर्डर के ऊपर पूरा हर एक पिलर के ऊपर हर एक जगह पे हम लोग तैनात नहीं थे, और जो ब्रिटिश टाइम में भी जो है ये एरिया पूरा अच्छे ढंग से मैन नहीं था। यस सर। मैन नहीं था। और ये आईटीबीपी के गठन के बाद ही आईटीबीपी को जब से ये बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी दी गई है उसके बाद ही इसमें जो है पोस्टें आगे तक गई हैं, जो कि बॉर्डर सीमा तक गई हैं। और इसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे फोर्स माउंटेनस एरिया में तैनात है। हाँ जी सर। तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। हाइट जो है हमारी जो पोस्टें हैं 18,700 फीट समुद्र तल से ऊंचाई, इतनी हाइट्स के ऊपर हमारी पोस्टें हैं, और कम से कम 50 पोस्टें ऐसी हैं जो कि 12,000 फुट से ज़्यादा है। और वहाँ पर ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और सर्दियों में बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। तो काफ़ी जो पोस्ट हैं हमारी वो एयर मेंटेन्ड होती है, और जवानों को वहाँ पर पैक पोस्ट बोलते हैं उनको, 5-5, 6-6 महीने जो है वो रहना पड़ सकता है। हाँ जी। क्योंकि सब तरह का कम्युनिकेशन वहाँ पर बंद हो जाता है। हालांकि अभी रिसेंट ईयर्स में जो हमारा रोड कम्युनिकेशन है उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, और हमारी जो एयर मेंटेन पोस्ट थी वो काफ़ी जो है कम हुई है। मैंने खुद जो है लद्दाख में कमांड किया है एक ऐसे इलाके को जिसको सब सेक्टर नॉर्थ बोलते हैं। हाँ जी सर। जिसमें ये डबसांगला, काराकोरम पास और डीबीओ पोस्ट है, ट्रैक जंक्शन पोस्ट है। और जब शुरुआत में आईटीबीपी की डिप्लॉयमेंट लद्दाख में थी, जब 60s में हम लोग वहाँ पर गए, तो इस तरह की सिचुएशन थी कि हमें महीना लग जाता था, और श्योक नदी को हमें सैकड़ों बार क्रॉस करना पड़ता था। और इतना माइनस टेम्परेचर में जब आपकी नदी पूरी तरह से जम जाती है तो काफ़ी जो है हादसे भी हो जाते थे, और काफ़ी जवान जो है हमारे उसमें शहीद भी हुए हैं आप नदी क्रॉस करते हुए। हाँ जी। तो इस तरह की भी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हम गाड़ियों से जा सकते हैं। अब वो पोस्टें जो एयर मेंटेन्ड थी अब वो एयर मेंटेन्ड नहीं रही है। और जैसा आपको पता है अभी वाइब्रेंट विलेज कंसेप्ट है, हाँ जी सर, जो कि पीएम की गतिमान योजना में भी ये शामिल होने जा रहा है, और इसके लिए स्पेशल बजट दिया गया है।
आप देखते होंगे जब आप चितकुल जाते हैं और जब इस तरह माना जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि आखिरी दुकान, हाँ जी सर। आखिरी चाय की दुकान, आखिरी जो है अंडे की दुकान। अभी पहली बार ये सोचा जा रहा है और ये विचार है कि पहला गांव। तो जब हम सोचेंगे कि पहला गांव है ये भारत का और वास्तव में पहला गांव है, हाँ जी। तो लोगों में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी और जो टूरिज्म है, टूरिस्ट है, उनको आह्वान किया गया कि अपनी जो इनकम है उसका 5% कम से कम इस गांव में आप खर्च करके जाएं, और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम देख रहे हैं कि जो लोग चमोली में आ जाते थे माना से, और इस तरफ से दूसरी नीति पोस्ट से भी चमोली में आ जाते थे सर्दियों में, अब उनका जो स्टे है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है। हाँ जी। पहले कुछ लोग जो सिर्फ मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं, जैसे हमारा एक गांव है मिलम, वो मुनस्यारी वैली में है, तो वहाँ पूजा करने के लिए कई बार तो कोविड के दौरान तो वो आ भी नहीं पाए, तो आईटीबीपी के जवानों ने ही जो है पूजा की और उनको जो भी माध्यम था संचार के माध्यम से उनको दिखाया कि हमने आपकी पूजा, मंदिर की पूजा हमने कर ली है। अदरवाइज तो है वो लोग हमेशा अपने देवता को जिस तरह से मानते हैं कि वो देवता की पूजा जो है हर गांव का, हर चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो गया हो, तो वो आते हैं वो अपने बच्चों को लेके, ताकि अपनी सभ्यता, अपने रूट्स जो है वो बच्चों को दिखा सकें, और इस तरह की भावनाएं और ज़्यादा जागृत होंगी और टूरिज्म को जो है और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे। वी कैन सी दैट आईटीबीपी रफेस्ट टेरेन में ऑपरेट करती है। हम अभी बीटीसी में हैं, तो यही रोल्स को फिर रखते हुए आईटीबीपी में जब बीटीसी में आता है एक रिक्रूट, तो उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशंस को डील करने के साथ डील करने के लिए? देखिए, ये एक बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है, और जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर्स में जवानों का जो ट्रेनिंग का जो सिलेबाई है वो डिपेंड करता है हमारा रोल क्या है। तो जैसे हमारा बॉर्डर गार्डिंग रोल है, इंटरनल सिक्योरिटी रोल है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हम सहयोग करते हैं जब भी कोई किसी तरह का डिजास्टर सिचुएशन हो जाती है, या इलेक्शंस में हम सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वो एक सिविलियन आता है, उस सिविलियन को हम जो है एक हमारा अर्धसैनिक बल का एक सैनिक बनाने का के लिए जो सिलेबाई में डिसिप्लिन है, जिसमें हम डिसिप्लिन के लिए हम ड्रिल उनको करवाते हैं, उसी तरह से हमारी फिजिकल फिटनेस के ऊपर जोर देते हैं। हाँ जी सर। और हम उनको टैक्टिस सिखाते हैं। टैक्टिस में डिफरेंट तरह के आयाम हैं, जैसे बैटल क्राफ्ट है, जैसे फील्ड क्राफ्ट है, और मैप रीडिंग है। ये इन सब चीज़ों से उनको अवगत कराते हैं, और उसके बाद उसको हम हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। जो हथियार उसका पर्सनल होने वाला है, या जो हथियार एक सामूहिक एक सेक्शन के रोल में डिप्लॉय होता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर भी जो है मैन करना पड़ सकता है। और जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर करने वाले वेपन है, उनके बारे में उनको हम सक्षम बनाते हैं। और 44 सप्ताह की जो है जीडी काडर के जवान की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद जो माउंटेनियरिंग के लिए है, उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आईटीबीपी एकेडमी का एक पार्ट होता था विंटर क्राफ्ट विंग, आज वो फुल फ्लैज एक इंस्टीट्यूट बन चुका है, माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट। और वहाँ पर हम माउंटेनियरिंग में कोशिश करते हैं कि हर जवान हमारा दक्ष हो जाए, और इसी तरह से स्कीइंग की ट्रेनिंग देते हैं, विंटर सर्वाइवल की ट्रेनिंग देते हैं, कैसे आप विंटर कंडीशंस में अगर कहीं आप फंस भी जाते हैं तो बगैर खाए पिए कैसे आप रह सकते हैं, आसपास की जड़ी बूटियां और जो है पौधे को आप जो है कंज्यूम करके कैसे आप जो है 5-7 दिन आप सर्वाइव कर सकते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग भी हम देते हैं। और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो आईटीबीपी के रोल के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे शुरुआत में हम लोग ट्रेनिंग देते थे, ज़्यादातर हमारा फोकस होता था इंटेलिजेंस के ऊपर, ज़्यादातर फोकस होता था हमारा डेमोलिशन के ऊपर या गुरिल्ला टैक्टिक्स के ऊपर,
नॉन कन्वेंशनल जो हमारा जो रोल हो जाता है। और उसके अलावा जो हमारी एक कंपनी होती थी जो पैरा ट्रूपर्स का रूप में ट्रेनिंग करती थी, वो सरसावा में और बाकी जगह जाके जहाँ पर भी ये फैसिलिटीज़ थी वो ट्रेनिंग करती थी। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। और आपने देखा होगा कि आईटीबीपी के जवान जो है वो वन ऑफ द बेस्ट हैं और वन ऑफ द टफेस्ट जो जवान माने जाते हैं। और एक माउंटेनियरिंग फोर्स जो है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में भी ये बेस्ट जो है फोर्स मानी जाती है। हाँ जी सर। जो कि आपकी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी जो है वो हंसते हुए काम करती है। बढ़िया सर। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आईटीबीपी के जो हिमवीर्स हैं उन्हें बहुत एक्सपीरियंस भी अक्यूमुलेट होता है ओवर टाइम। और मैं आपकी छाती पर भी देख सकता हूँ कि मैं बहुत दो इंटरेस्टिंग चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ। एक सर आप मुझे बताओ कि वो आपका यूएन का जो रिबन है वो किसके बारे में है? हाँ, यूनाइटेड नेशंस में जो है आईटीबीपी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। और आईटीबीपी शुरुआत से ही इसमें पार्टिसिपेट करता रहा है, चाहे वो नामीबिया का मिशन हो या आपका साइप्रस का मिशन हो, सियरा लियोन का मिशन हो और कोसोवो का मिशन हो या बोस्निया हर्जेगोविना का मिशन हो। तो मुझे मौका मिला 97 से लेकर 98 तक एक साल ड्यूटी करने का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पुलिस टास्क फोर्स में। अच्छा। यूनाइटेड नेशन मिशन इन बोस्निया हर्जेगोविना में मैंने काम किया है। और हमें चुना गया था स्पेशली 8 ऑफिसर आईटीबीपी के थे और 12 ऑफिसर बीएसएफ के थे। एक ब्रेचको एक जगह है, हाँ जी सर, हाँ जी, जो कि बोस्निया हर्जेगोविना का पार्ट है, जो कि लड़ाई से पहले वो पूरा एरिया जो है युगोस्लाविया होता था। युगोस्लाविया, हाँ जी सर। युगोस्लाविया ब्रेकअप हुआ फिर जो टीटो उसके प्रेसिडेंट होते थे और धीरे धीरे वो ब्रेक होना शुरू हुआ और सबसे पहले स्लोवेनिया चला गया, उसके बाद में क्रोएशिया चला गया और 92 के आसपास लड़ाई शुरू हो गई। बहुत बड़ी। और फिर ये बोस्निया हर्जेगोविना में मिशन चला। इसमें एक अकॉर्ड हुआ था, डेटन अकॉर्ड। उस अकॉर्ड के मुताबिक ये मैंडेट था कि जिस इलाके में जो लोग थे वो पुनः स्थापित होंगे। हाँ जी सर। तो बड़ा टफ मिशन था लेकिन हम लोगों ने किया और एक साल रहे। कई तरह इस तरह की सिचुएशंस भी आई कि हिंदुस्तानियों ने जो है अपनी भाषा में 2-3 दिन हमने सारे स्टेशंस मैन किए। अदरवाइज जो यूएन की जो भाषा है वो इंग्लिश है और फ्रेंच है। हाँ जी सर। तो इस तरह की सिचुएशंस आ गई कि पुलिस स्टेशंस के ऊपर जो यूएन पुलिस स्टेशंस हैं उनके ऊपर अटैक हो गया और हम लोग जो 20 ऑफिसर्स थे वो 2-2 ऑफिसर्स हर स्टेशन पे रखे और हम लोग हिंदी में जो कम्युनिकेशन करते थे और इंग्लिश में फिर बताते थे कि भी ये सिचुएशंस वहाँ पर हो गई है। तो वो एक साल मैंने ड्यूटी किया वहाँ पर और उसी का ही मेडल है। 6 महीने की ड्यूटी के बाद में ये मेडल मिलता है। इसके ऊपर दो लिखा हुआ है, तो वो जो है मेडल विद बार। यस सर। तो एक साल की जो ड्यूटी करेगा उसको 2 मेडल मिलते हैं, तो वो रिपीट नहीं हो सकते, तो इसलिए बार हो गया। हाँ जी सर। जी। बोस्निया में सर्विस तो बहुत मुश्किल हुई होगी क्योंकि बहुत वहाँ पर वायलेंस हुआ था, हादसे हुए थे, तो बहुत नोबल काम था कि आपने वहाँ पर हमारे इनफैक्ट इंडिया की शान बढ़ाई कि हम वहाँ पर जाके पीस लाए। हाँ, हमें मौका मिला और बाकी अपने आप को जांचने का मौका मिला कि इंटरनेशनल पुलिस फोर्स हैं, बाकी यूएस के भी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स थे। अच्छा सर। जर्मन्स भी थे, फ्रेंच भी थे, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे उन सबकी फोर्स थी। तो हमें जांचने का मौका मिला कि हमारी ट्रेनिंग कहाँ स्टैंड करती है और हमने पाया कि जो है हम किसी से कम नहीं हैं। हाँ जी सर। हमारी जो ट्रेनिंग है और हमारा जो डिसिप्लिन है, रेदर डिसिप्लिन में तो हमने उनसे
जो है हर चीज़ में पाया। और जो कम्युनिकेशन है, ख़ासतौर पे इंग्लिश कम्युनिकेशन, हमने पाया कि जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन है वो तो यूएस से और यूके से भी बहुत अच्छा है। हाँ जी सर। तो वो एसीआर लिखवाते थे हमसे कि सर बहुत अच्छी लैंग्वेज आप लिखते हो, तो इसको आप शेयर कीजिए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और यूएन कैसे काम करता है और किस तरह से जो इंटरनेशनल बैलेंस हर पुलिस स्टेशंस में हम लोग मेंटेन करते थे, और किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन होता है। कोई एरिया ख़त्म हो जाता है, उसके बाद रीहैब होता है, रिकंस्ट्रक्ट होता है, तो वो कैसे होता है वो प्रक्रिया हमने देखी। हमने देखा कि हाईवे के ऊपर रॉबरीज हो जाती थी। हाँ जी सर। हिंदुस्तान में तो हम सोचते ही नहीं है। फिर उनका हमने लोकल पुलिस डेवलपमेंट विंग शुरू की। उसमें हमको हम ट्रेनिंग देते थे 1 हफ्ता की, ह्यूमन डिग्निटी की, ट्रांसलेटर्स की मदद से, जो फिर उनको टेस्ट लेते थे। जो पास होता था उसको हम सर्टिफाई करते थे कि इसने ह्यूमन डिग्निटी के बारे में समझ लिया है, ह्यूमन राइट्स क्या है। इसी तरह से जो बॉर्डर पुलिस के ऑफिसर्स थे उनको बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती थी। और उससे पहले ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर कोर्स हमें कराया गया, वो यूएन ऑफिसर्स के द्वारा कराया गया। हमने सरायेवो में किया वो कोर्स। सरायेवो। और उसके बाद फिर हम लोग ट्रेनिंग में लगे। ट्रेनिंग में ये हर तरह की ट्रेनिंग करके सो दैट वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पुलिस ऑफिसर्स बने। हम अपना भी वीआईपी प्रोटेक्शन एंड कमांडो कोर्स कराते हैं। हम आर्मी में भी जाते हैं, पुलिस के डॉग्स को हम ट्रैकिंग की ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा हम वाइल्ड लाइफ के डॉग्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। आईटीबीपी के कमांडो को बाई एयर जो इंडक्ट किया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट को भी आईटीबीपी ने सिक्योर किया। इवन जो डाउनटाउन के जो पुलिस स्टेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी भी आईटीबीपी के जवानों के पास थी। और जोजिला एरिया में हमें एक रेस्क्यू मिशन करने का भी मौका मिला। हमने जो 108 गाड़ियों के जो आर्मी के जवान थे उनको भी बचाया।